कच्छ में भारतीय सेना की तीसरी गोरखा राइफल्स ब्रिगेड का प्रशिक्षण केंद्र एक सर्द सुबह अरब सागर से आने वाली हड्डियों तक को कंपा देने वाली सर्द हवा में समुद्र की खारी महक और गीली मिट्टी की सोंधी गंध मिली हुई थी। पूरे साजो सामान से लैस जवानों के तमतमाए चेहरों पर से सांस का सज्जेद धुआं निकल रहा था। उस तनावपूर्ण माहौल में एक सिपाही कतार के पीछे मुश्किल से अपने कदम बा रहा था। उसका नाम था सिपाही अर्जुन सिंह। शायद उसके दुबले पतले कंधों पर रखे भारी सैन्य साजो सामान के वन के कारण उसकी चाल इतनी लखा रही थी कि लग रहा था वह किसी भी पल गिर पाएगा। ठीक उसी समय बी कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर की तेकनर उस पर पई। चौहे कंधों और बर्फीली आंखों वाला वह कैप्टन बिना किसी चेतावनी के लंबे लंबे डग भरता हुआ मुश्किल से चल रहे अर्जुन के पास पहुंचा और अपने मिलिट्री बूट से उसकी पिंडली पर ओर से लात मारी। अर्जुन एक छोटी सी चीख भी नहीं निकाल सका और सीधा कीच में जा गिरा। ठंडे कीच वाले पानी ने उसके चेहरे को निगल लिया, लेकिन कैप्टन विक्रम राठौर ने नरद से भरी बर्फीली आवाज में कहा, अबे ओ बेकार की औलाद, लगता है तेरे हाथ पैर सिर दिखावे के लिए हैं। औज तुम जैसे रेंगने वाले कीहों के लिए नहीं बनी है। अभी इसी वक्त मेरी नरों से दाहा हो जा। कैप्टन विक्रम राठौर को सपने में भी अंदाहा नहीं था। उसने अभी जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे असल में एक बहुत बिये तूफान के बीज बन चुके थे। उसे यह नहीं पता था कि जिस सिपाही अर्जुन सिंह को वह अभी निकम्मा कह रहा था उसके पिता वही सूबेदार मेजर राजन सिंह थे जिनका वह गुद बेहद सम्मान करता था। और उसे इस बात की तो कल्पना भी नहीं थी कि पूरी भारतीय सेना डर और श्रद्धा के साथ उन्हें पहाहों का शेर कहकर बुलाती है। एक घमंडी कैप्टन की मूर्खता अब उस महान योद्धा के गुस्से को जगाने वाली थी जो किसी किंवदंती से कम नहीं था। कीच में गिरा हुआ सिपाही अर्जुन सिंह ऐसा ही एक सैनिक था। वह हर दिन अपनी गोरखा राइफल्स की लाल पट्टी वाली वर्दी का मान रखने के लिए जी जान लगा देता था, लेकिन वह अपने जन्मजात स्वभाव को नहीं बदल सकता था। उसे चालाकी करनी नहीं आती थी और वह दूसरों से हमेशा एक कदम धीमा रहता था। सुबह की दौड़ के समय वह हमेशा कतार के बीच में ही दौड़ता था। न तो वह कभी सबसे आगे निकलने की कोशिश करता और न ही कभी इतना पीछे रहता कि पिछ जाए। वह बस चुपचाप अपनी सांसों को काबू में रखते हुए अपने आगे दौड़ रहे साथी की पीठ को देखता रहता था। हथियार खोलने और जोड़ने के प्रशिक्षण के दौरान उसकी अनाईपन और भी यादासार न आती थी। जब दूसरे साथी बिजली की तेजी से पुरहे जो रहे होते तब अर्जुन अक्सर एक छोटे से पुरहे को लेकर संघर्ष कर रहा होता था। उसके हाथ किसी सैनिक के हाथ कम जो चीहों को तोड़ते और नष्ट करते हैं, बल्कि किसी ऐसे कारीगर के हाथ यादा लगते थे जो नाहुक चीहों को बड़ी सावधानी से संभालता है। लेकिन उसमें एक ऐसी ऊबी भी थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह थी उसकी अटूट ईमानदारी और अनुशासन। हर सुबह जब हागिरी के समय अधिकारी बैरक का निरीक्षण करते तो सभी तनाव में होते सिवाय अर्जुन के लॉकर के सामने। उसका लॉकर हमेशा 1 इंच के भी घर के बिना व्यवस्थित रहता था। उसकी वर्दी किसी चाहू की धार की तरह इस्त्री की हुई होती और तौलिया और अंडरवियर ऐसे रखे होते जैसे किसी ने उन्हें नाप कर रखा हो। वहां धूल का एक कण भी नहीं मिलता था और वह जगह उस अव्यवस्थित कमरे में शांति का एकमात्र द्वीप लगती थी। उसकी ईमानदारी से भी यादा चमकती थी उसकी दयालुता। वह कम बोलता था लेकिन हमेशा अपने कामों से दूसरों की मदद करता था। जब ट्रेनिंग तम होने के बाद सभी थक कर चूर हो जाते तो अर्जुन सबसे पहले अपना सामान ठीक करके चुपचाप किसी परेशान जूनियर सिपाही के पास जाकर उसकी राइल सा करने में मदद करता। अगर कोई अपनी वर्दी धोना भूल जाता और बदबूदार वर्दी की वजह से परेशान होता तो अर्जुन ही वह शख्स था जो आधी रात को चुपके से उठकर अपने साबुन से उसके कप्पे धोकर लॉकर पर टोंक देता था। वह कभी भी अपनी नेकी का दिखावा या बखान नहीं करता था, इसलिए उसकी अच्छाई एक शांत लहर की तरह फैलती थी जिसे सिर जानने वाले ही जानते थे। ऐसे अर्जुन का एक ही दोस्त था जिससे वह अपने दिल की बात कह पाता था और वह था लांस नायक रवि कुमार। रवि का स्वभाव अर्जुन से बिल्कुल उलट था। वह तेज-तर्रार और बातूनी था और जहां भी जाता माहौल बना देता था। यूनिट की हर बर उसके कानों से होकर ही गुजरती थी। एक शाम
जब अर्जुन फिर से एक थके हुए साथी के बूट पॉलिश कर रहा था, रवि आकर उसके बगल में बैठ गया। अर्जुन, यार तू तो सच में भगवान का आदमी है। अपना काम करने का तो टाइम नहीं मिलता और तू दूसरों का भी कर रहा है। ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगा, पता है। अर्जुन बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो बस अपने साथी की मदद कर रहा हूं, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। रवि ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करके गंभीरता से कहा, अर्जुन, मैं तेरी अच्छाई समझता हूं, लेकिन यहां यह तेरे लिए झर बन सकती है। आजकर हमारी कंपनी में अगर कैप्टन विक्रम राठौर सर की नज़र तुझ पर पा गई तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही रवि के मुंह से कैप्टन विक्रम राठौर का नाम निकला, आसपास की हवा जैसे एक पल में ठंडी हो गई। रवि ने चारों ओर एक नजर डाली और लगभग फुसफुसाते हुए अपनी बात जारी रखी। तुझे अभी ठीक से पता नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब इंसान नहीं है। उन्हें चलता फिरता बुलडोर समझ। जो भी चीज उनकी आंखों में खटकती है, उसे जब तक वह कुचल न दें, उन्हें चैन नहीं मिलता। आजकर तुम जैसे चुप रहने वाले और एक तरह से कहें तो कमोर दिखने वाले लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनकी निगाहों में ऐसा बर्ताव औज की ईत को तम करने वाली कमोरी है। एक बार अगर तू उनकी निगाहों में च गया तो सच कहता हूं, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए प्लीज इतना शरी मत बन और गुद को बचा कर रख। यह एक दोस्त की सलाह है। रवि की सच्ची चिंता के बावजूद अर्जुन के चेहरे पर कोई आस बदलाव नहीं आया। उसने बस सिर हिलाया और फिर से अपने साथी के बूट को आगरी चमक देने में लग गया। उसकी आमोशी डर का इहार नहीं थी, वह बस अपने रास्ते पर चुपचाप चलते रहने का एक शांत संकल्प लग रही थी। लांस नायक रवि की चिंता बिल्कुल भी छाकर नहीं कही गई थी। कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर सिर्फ एक सत अधिकारी नहीं थे, वह एक आबिल सैनिक थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बुरी तरह से विकृत था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के स्नातक होने के नाते उनकी रणनीतिक योजना बनाने की क्षमता बेहतरीन थी और उनकी अगुवाई वाली कंपनी हमेशा प्रशिक्षण मूल्यांकन में शीर्ष पर रहती थी। उनकी सैन्य क्षमताओं पर कोई भी शक नहीं करता था, लेकिन वह मानते थे कि औलादी अनुशासन सिर, डर और अपमान के हरिये ही स्थापित किया जा सकता है। उनकी डिक्शनरी में तारीख या समझ जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। कैप्टन राठौर सैनिकों की छोटी सी भी लती बर्दाश्त नहीं करते थे और गासकर जिन चीहों को वह कमोरी का संकेत मानते थे, उनसे वह एक बीमारी की हद तक निगृत करते थे। जो भी थोड़ा पीछे रह जाता, डर का कोई संकेत दिखाता या फिर अर्जुन सिंह की तरह चुपचाप सिर अपना काम करता, वह उनके गुस्से को भड़काने वाला शिकार बन जाता था। और कैप्टन विक्रम राठौर के साथ हमेशा उनकी परछाई की तरह दो लोग और रहते थे, लेफ्टिनेंट समीर वर्मा और हवलदार संजय पवार। लेफ्टिनेंट समीर वर्मा को कैप्टन राठौर की चापलूसी करने में महारत हासिल थी। वह कैप्टन के क्रूर मजाकों पर सबसे बौर से हौंसता था और उनके अनुचित आदेशों को सबसे तर्कसंगत आदेश के रूप में पेश करने का काम करता था। उसकी सांप जैसी चालाक बान कैप्टन राठौर के हिंसक व्यवहार को वैधता का लिबास पहना देती थी। हवलदार संजय पवार अपने भारी भरकम शरीर की तरह ही एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वह कैप्टन राठौर के दर्शन को असल में अमल में लाने वाला उनका एक्शन कमांडर था। आजकर नए सैनिकों को अनुशासन सिखाने की प्रक्रिया में वह अनावश्यक हिंसा का इस्तेमाल करने में महा लेता था और सैनिकों को अपने सामने डर से कांपते हुए देखकर उसे एक अजीब सी खुशी मिलती थी। ये तीनों एक शरीर की तरह काम करते थे। जब कैप्टन विक्रम राठौर शिकार चुनते तो लेफ्टिनेंट समीर वर्मा उस शिकार का कारण बनाता और हवलदार संजय पवार एक शिकारी कुत्ते के दांतों की तरह उस पर झपट पता। सैनिक उन्हें राठौर और उसके लकबग्घे कहकर बुलाते और मन ही मन उनसे निहरत करते थे। उनके विकृत रिश्ते को दिखाने वाली एक घटना जल्द ही घटी। एक दोपहर हथियारों की सफाई के दौरान यूनिट में अभी अभी आए एक नए सिपाही ने घबराहट में हथियार सान करने वाली रॉड चिंदी मीन पर गिरा दी। यह एक मामूली गलती थी। उसी पल कैप्टन विक्रम राठौर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सबको काम रोकने का आदेश दिया और पूरी कंपनी को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया। एक सैनिक की लापरवाह मानसिकता हम सबको तरे में डालती है। सबके सब 200 पुश अप्स शुरू करो। बिना किसी ललती के पूरी कंपनी को सहा मिली
लेकिन किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और सब मिट्टी के मैदान पर लेट गए। जब सब थक कर कराह रहे थे, कैप्टन राठौर ने उस नए सिपाही को, जिसने लती की थी, लाइन से बाहर बुलाया। तेरी वजह से तेरे सारे साथी तकलीफ झेल रहे हैं, तू इस गुनाह की भरपाई कैसे करेगा? उन्होंने उस सिपाही को अपनी राइल सिर के ऊपर उठाकर परेड ग्राउंड के कोने में खाए रहने का आदेश दिया। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। नए सिपाही के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन कैप्टन राठौर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह उस दृश्य को देखकर अपने बगल में खड़े लेफ्टिनेंट समीर वर्मा और हवलदार संजय पवार के साथ हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो लेफ्टिनेंट, इसकी हालत तो देखो, क्या यह जंग में अपनी राइल भी उठा पाएगा? कैप्टन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी मानसिक स्थिति के साथ तो यह कुछ नहीं कर सकता। इसी मौके पर इसे सब सिखाना जरूरी है। हवलदार संजय पवार ने सीने पर हाथ बांधकर गिरने की कगार पर खाए उस सिपाही को देखकर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दी। आखिरकार उस सिपाही के हाथ सुन्न हो गए और वह राइल गिराकर वहीं बेहोश हो गया। तब जाकर कैप्टन राठौर ने संतुष्ट होकर सबको जाने का आदेश दिया। उस दिन के बाद पूरी कंपनी में एक अनकहा डर और भी गहरा हो गया। सैनिक एक दूसरे से नहरें चुराने लगे और छोटी सी भी लती करने से डरने लगे। यूनिट का माहौल एक ऊर्जावान गोरखा यूनिट जैसा नहीं, बल्कि एक बर्फीली चट्टान जैसा हो गया था। और उस सर्द औ के केंद्र में कैप्टन विक्रम राठौर और उसके लकबग्घे थे। हर बुधवार की शाम अर्जुन सिंह के लिए सबसे कीमती समय होता था। कठिन ट्रेनिंग के बाद मिलने वाला थोड़ा सा निजी समय, जब दूसरे सैनिक झुंड बनाकर गपशप करते या कैंटीन की तरफ भागते, अर्जुन हमेशा बैरक के कोने में लगे पब्लिक टेलीफोन की तरफ जाता था। उस दिन भी अर्जुन चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने के बाद रिसीवर उठाया। जैसे ही उसने एक जाना पहचाना नंबर डायल किया, स्क्रीन पर एक प्यारा चेहरा दिखाई दिया। वे उसके पिता सूबेदार मेजर राजन सिंह थे। स्क्रीन पर पिता पुणे में अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठे थे। उनके पीछे सिर्फ एक पुराना फीका पा हुआ सेना का कैलेंडर था, जिस पर समय के निशान दिख रहे थे। कोई और सजावट नहीं थी। धूप से तपा हुआ उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था और उनके मजबूत हाथ उनकी पूरी जिंदगी एक सैनिक के रूप में जीने की कहानी कह रहे थे। पिता ज्यादा बात करने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने बस धीरे से कहा, बेटा। लेकिन उस एक शब्द में जो वन और अपनापन था, उसे अर्जुन किसी से भी बेहतर समझता था। पिताजी, मैं अर्जुन बोल रहा हूं, आप ठीक हैं? पिता ने जवाब देने के बजाय बस चुपचाप सिर हिलाया और फिर वह अपने बेटे के चेहरे को ऐसे देखने लगे मानो उस छोटे से पल में वह अपने बेटे के बारे में सब कुछ पल लेना चाहते हों। अर्जुन ने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आज की ट्रेनिंग बहुत मजेदार थी। मैंने एक नई तरह की गांठ बांधना सीखी। अब तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता हूं। और आज रात खाने में मेरी पसंदीदा चिकन करी बनी थी, तो मैंने 2 प्लेट चावल खाए। अर्जुन ने कभी भी यह जाहिर नहीं किया कि वह मुश्किल में है। न कैप्टन विक्रम राठौर का अपमान, न ही अनुचित सहा। उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। वह अपने पिता को चिंतित नहीं करना चाहता था। वह हमेशा की तरह सिर्फ बहुत ही सामान्य और रोमर्रा की बातें करता था। पिता ने बेटे की बात को बिना टोके आखिर तक सुना और जब अर्जुन की बात खत्म हुई तो कुछ देर खामोशी छाई रही। स्क्रीन के पार से आती शांत सांसों की आवाज ही पिता और पुत्र के बीच की जगह को भर रही थी। कुछ देर बाद पिता ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, अर्जुन जी पिताजी, औज में बस 3 चीजें ठीक से करनी होती हैं। पहला, तुम्हें जो भी काम सौंपा जाए उसे पूरा करना। दूसरा, कभी भी उद को चोट मत लगने देना। और आखिरी तीसरा, अपने बगल वाले साथी का याद रखना। इसके अलावा बाकी चीजें उतनी जरूरी नहीं हैं। यह न तो कोई आदेश था, न ही कोई उपदेश। यह बस एक पिता का वह सरल लेकिन गहरा ज्ञान था जो उन्होंने एक सैनिक के रूप में पूरी जिंदगी बिताकर हासिल किया था। अर्जुन ने पिता के शब्दों को अपने दिल में उतारते हुए चुपचाप सिर हिलाया। मैं याद रखूंगा पिताजी। बात करने का तय समय लगभग तम हो गया था। अर्जुन ने अफसोस के साथ उठने की तैयारी की। पिताजी, अब मुझे जाना होगा। अगले हफ्ते फिर ऑन करूंगा। पिता अभी भी उसी जगह पर उसी भाव के साथ बेटे को देखते हुए बोले, ठीक है, अपना ख्याल रखना। स्क्रीन बंद हो गई और पिता का चेहरा गायब हो गया। लेकिन अर्जुन कुछ देर तक वहां से हिला नहीं। उसने चुपचाप रिसीवर रखा
और बैरक की तरफ चल दिया। अजीब तरह से कठिन ट्रेनिंग से भारी हुआ उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था। पिता से हुई छोटी सी बातचीत के बाद अर्जुन के मन में एक छोटी सी गर्माहट आ गई थी, लेकिन वह गर्माहट यूनिट की इंदगी की ठंडी हईत के सामने जल्द ही बुझ गई। उस दिन परेड ग्राउंड में अर्जुन को कुचलने वाले कैप्टन विक्रम राठौर की नरों में अब अर्जुन सिंह का नाम पूरी तरह से अंकित हो चुका था। कैप्टन राठौर के लिए अर्जुन का अस्तित्व समझ से बाहर था। डांटने पर, अपमानित करने पर वह हमेशा एक परछाई की तरह चुप रहता था। उसकी यह न टूटने वाली खामोशी कैप्टन के विकृत अहंकार को और भी यादा उकसा रही थी। उसने अर्जुन की उस चुप्पी को अपने इलार सबसे चालाक और इद्दी प्रतिरोध के रूप में लिया और उसने उस प्रतिरोध को तोड़ने का फैसला कर लिया। उसका उत्पीन चालाकी और लगातार शुरू हुआ। एक रात जब सभी बैरकों की बत्तियां बुझ चुकी थीं और सैनिक गहरी नींद में थे, हवलदार संजय पवार ने सो रहे अर्जुन को बेरहमी से हिलाकर जगाया। ओए अर्जुन, उठ, कैप्टन साहब का हुक्म है, अभी जाकर असरों का टॉयलेट साकर। आधी रात में साई का आदेश। यह सात तौर पर एक अनुचित आदेश था, लेकिन अर्जुन ने एक भी शब्द की शिकायत किए बिना चुपचाप बिस्तर छोड़ दिया। उसने सहाय का सामान उठाया और गाली परे असरों के टॉयलेट की तरफ चल दिया। थे बदबू नाक में घुस रही थी, लेकिन उसने माथे पर शिकन लाने के बजाय चुपचाप ब्रश उठा लिया। उसने कोने कोने टॉयलेट के अंदर के अनदेखे हिस्सों को भी ऐसे साफ किया मानो वह अपने मन को साफ कर रहा हो। उस समय कैप्टन विक्रम राठौर गलियारे के अंधेरे में छिपकर यह सब देख रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि अर्जुन शिकायत करेगा या सिर दिखावे के लिए काम करेगा, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से तोमा दिया। कैप्टन ने गुस्से में दांत पीसे। कुछ दिनों बाद कंपनी ने मूसलाधार बारिश में रात का युद्ध अभ्यास किया। सभी कीच में लथपथ बुरी तरह थककर वापस लौटे। ट्रेनिंग की थकान से भी ज्यादा मुश्किल काम था बारिश में भीगी राइलों को सांग करना। जब सभी अपने ठंडे हाथों को फूंक मारकर अपनी राइलें खोल रहे थे, तब कैप्टन विक्रम राठौर ने अर्जुन को चुना। सिपाही अर्जुन सिंह, ट्रेनिंग के दौरान तेरी रफ्तार सबसे धीमी थी, इसीलिए तुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज पूरी कंपनी की राइलें तू अकेला सा करेगा। पूरी कंपनी की नहरें एक साथ अर्जुन पर टिक गईं। कुछ ने दया भरी नहरों से देखा, लेकिन किसी ने भी आगे आकर उसकी वहालत करने की हिम्मत नहीं की। यह एक अकेले इंसान के लिए बहुत ही कठोर काम था, लेकिन इस बार भी अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। ठीक है सर। उसने अपने साथियों की राइलें एक एक करके उठाईं और मेंटेनेंस रूम के एक कोने में अकेला बैठ गया। राइल का ठंडा स्पर्श और उंगलियों में घुसती तेल की गंध के बीच वह रात गहराने तक चुपचाप राइलें सा करता रहा। उसे समय का भी पता नहीं चला। इस दृश्य को और न देख पाने वाला रवि कुमार धीरे से उसके पास आया। अर्जुन, यह बिल्कुल सही नहीं है। तू बेवकूफों की तरह यह सब क्यों सह रहा है? कम से कम बीमार होने का बहाना तो बना, या कह दे कि तू नहीं कर सकता। तू जो कर रहा है वह शरारत नहीं, बेवकूफी है। रवि की सच्ची चिंता पर अर्जुन ने एक पल के लिए काम रोका और उसे देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, वह शांत थी। यह आदेश है रवि। आदेश? यह आदेश नहीं, सा उल्म है। नहीं, यह भी मेरा एक काम है। एक सैनिक को आदेश का पालन करना चाहिए। उसके दृढ़ उत्तर पर रवि के पास कहने को और कुछ नहीं बचा। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि अर्जुन की आमोशी सिर्फ आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि एक ऐसे मजबूत विश्वास से आती है जिसे कोई तो नहीं सकता। और उसे एक अशुभ अंदेशा हुआ कि यही विश्वास शायद एक दिन उसे तो देगा। समय बीता और पूरी ब्रिगेड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का दिन आ गया। यह दिन सभी सैनिकों के लिए अपनी सीमाओं को साबित करने और अपने गौरव की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण दिन था। अर्जुन ने भी इस दिन के लिए चुपचाप बहुत मेहनत की थी। जब सब सो जाते तो वह अकेले बैरक के गलियारे में पुश अप्स करता था और सप्ताहांत में परेड ग्राउंड के कोने में चिन अप्स का अभ्यास करता था। आखिरकार फिटनेस टेस्ट के दिन अर्जुन ने दांत भींचकर दौड़ लगाई। उसने अपनी पूरी ताकत से चिन अप्स किए और पैरों में दर्द होने के बावजूद सिट अप्स किए। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत का नतीजा सिर्फ एक सामान्य परिणाम के रूप में सामने आया। उसका स्कोर उत्कृष्ट या बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि बस पासिंग मार्क्स के करीब था।
समस्या उस शाम कंपनी की समीक्षा बैठक में शुरू हुई। जब सारी ट्रेनिंग तम हो गई तो कैप्टन विक्रम राठौर मंच पर खड़े होकर ठंडी नरों से कंपनी को देख रहे थे। उन्होंने इस बात पर कई देर तक असंतोष जताया कि कंपनी का समग्र फिटनेस स्तर उम्मीद के मुताबिक नहीं था, और फिर उनकी नग्न आयरकार कतार के बीच में खड़े अर्जुन पर पई आसकर, सिपाही अर्जुन सिंह आगे आओ। अर्जुन का दिल ओर से धक्का। वह सख्त शरीर के साथ कंपनी के सामने चला गया। 200 से ज्यादा आंखें उस पर टिकी थीं। कैप्टन विक्रम राठौर ने हाथ में पके रिकॉर्ड को हिलाते हुए मां को उभाते हुए कहा, सब इस सिपाही को ध्यान से देखो। पुश अप्स पास, सिट अप्स पास, 3 किलोमीटर दौड़ पास। क्या शानदार प्रदर्शन है ना? लेकिन यह गोरखा राइफल्स है। यहां हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं आए हैं। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तेरी तात में और एक नामर्द में क्या घर है? ऐसी कमोर मानसिकता के साथ तू दुश्मन से कैसे लज्जेगा? तुम जैसे लापरवाह और कमोर सिपाही ही हमारे इस लाल पट्टी की इक्कत को मिट्टी में मिलाते हैं और पूरी कंपनी को गंदा करते हैं। नामर्द, यह एक शब्द एक ते चाहू की तरह अर्जुन के सीने में चुभ गया। इतने सारे साथियों के सामने सार्वजनिक रूप से किया गया यह अपमान उसकी सारी मेहनत, उसके पूरे व्यक्तित्व को कुचलने जैसा था। अर्जुन सिर नहीं उठा सका। वह बस अपनी मुट्ठियों को इतनी ओर से भींच रहा था कि ऊन निकल आए। आसपास की हवा दम घोंटने वाली हो गई थी। कैप्टन राठौर की क्रूर बातें रुकी नहीं। उसने अर्जुन को सामने खा करके काही देर तक सैनिक भावना पर भाषण दिया। उसकी हर बात आयरकार अर्जुन पर एक व्यक्तिगत हमला ही थी। जब वह नरक जैसा समय तम हुआ और वह बैरक में लौटा तो अर्जुन पहली बार गहरी लाचारी में डूब गया। वह अपने लॉकर के सामने हताश बैठा था। क्या मेरी मेहनत का सच में कोई मतलब नहीं है? क्या मैं सच में औज के लायक एक कमोर इंसान हूं? उसके मन में शक के बादल घने हो गए थे। रवि कुमार और कुछ और अच्छे दिल वाले साथी उसके पास आए। अर्जुन, यादा दिल पर मत ले। कैप्टन साहब का स्वभाव ही ऐसा है। तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ अर्जुन, हम सब जानते हैं कि तूने कितनी मेहनत की है। हिम्मत रख। साथियों की हमदर्दी भरी बातें अर्जुन के बंद हो चुके दिल तक नहीं पहुंच पाईं। सार्वजनिक रूप से मिला। हिम्म बहुत गहरा था और उसका आत्मसम्मान बिखर चुका था। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने पिता द्वारा सिखाई गई 3 बातें याद कीं। पहला, मिशन पूरा करना। दूसरा, चोट न लगने देना। तीसरा, साथियों का याद रखना। उसे लगा कि वह इन तीनों में से एक भी चीज ठीक से नहीं कर पा रहा है और वह गहरी निराशा में डूब गया। सार्वजनिक अपमान के बाद अर्जुन और भी ज्यादा आमोश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका होना ही दूसरों के लिए एक परेशानी है। लेकिन उसका यह रवैया कैप्टन विक्रम राठौर और उसके गुट के लिए एक और भी अच्छा शिकार बन गया। कुछ दिनों बाद बाधा कोर्स प्रशिक्षण का दिन था। सैनिक ऊंची दीवारों पर चक रहे थे और कंटीले तारों के नीचे रेंग रहे थे। मिट्टी और पसीने में सराबोर थे। अर्जुन भी चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हुए प्रशिक्षण में लगा हुआ था। हादसा एक पतले लखी के पुल को पार करते समय हुआ। जब अर्जुन संतुलन बनाते हुए सावधानी से पुल पार कर रहा था, उसके ठीक पीछे आ रहे हवलदार संजय पवार ने जानबूझकर, जैसे कि उसका पैर फिसल गया हो, अर्जुन के टखने पर ओर से टक्कर मारी। एक पल में संतुलन खोकर अर्जुन एक चीख के साथ पुल के नीचे नरम रेत पर गिर गया। लेकिन गिरते समय उसका कंधा पीछे की तरफ मुड़ गया और एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। आह की कराह के साथ वह अपना कंधा पककर उठ नहीं सका। हवलदार संजय पवार ने ऊपर से उसे देखते हुए लापरवाही से चिल्लाया, ओए सिपाही, ध्यान कहाँ है तेरा? इतनी सी ची भी ठीक से पार नहीं कर सकता। उसकी आवाज में माही या चिंता का कोई निशान नहीं था। यह सांत और पर जानबूझकर किया गया था। आखिरकार अर्जुन अपने साथियों के सहारे मेडिकल रूम पहुंचा। उसका कंधा उतरी हुई हड्डी की तरह दर्द से जल रहा था। लेकिन मेडिकल रूम के डॉक्टर ने अर्जुन के कंधे को बस कुछ बार दबाया और बेरुरी से कहा, मामूली मोच है, यह समय के साथ ठीक हो जाएगा। बहाने मत बनाओ और अगली बार ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दो। डॉक्टर भी कैप्टन विक्रम राठौर से डरता था। उसने अर्जुन के कंधे पर बस एक पट्टी बांध दी और रिकॉर्ड बुक में लिख दिया, व्यक्तिगत लापरवाही के कारण मामूली चोट। यह सा था कि कंधा उतर गया था, लेकिन सच को इतनी आसानी से दबा दिया गया। उस रात अर्जुन अपने दाहिने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। उस दर्द के बीच उसने अपने पिता को ओन किया।
उसने बर्दस्ती अपने बाएं हाथ से रिसीवर पकड़ा और आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। पिताजी, मैं हूं। लेकिन स्क्रीन के पार पिता की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता था। पिता ने बेटे के पीले चेहरे और अजीब मुद्रा को देखते ही समझ लिया कि कुछ गब है। अर्जुन, क्या हुआ है? तेरी आवाज ठीक नहीं लग रही। पिता के तेज सवाल से अर्जुन का दिल दहल गया। नहीं पिताजी, बस ट्रेनिंग की वजह से थोड़ी थकान है। झूठ मत बोल, तेरा दाहिना हाथ वैसा क्यों है? अर्जुन ने अनजाने में ही अपने दर्द वाले दाहिने हाथ को छिपाने की कोशिश की थी। वह घबराकर बहाना बनाने लगा। अरे, यह तो बस ट्रेनिंग में थोड़ी सी खरोंच लग गई है। सच में मैं ठीक हूं पिताजी। पिता ने और सवाल नहीं पूछे, लेकिन उनकी नहरें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भारी हो गई थीं। स्क्रीन के पार की खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। जब बात खत्म होने वाली थी तो पिता ने पहले से अलग एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अर्जुन। जी पिताजी, बस एक बात याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। उस एक वाक्य ने अर्जुन के दिल में एक बही लहर पैदा कर दी। यह सिर्फ एक सांत्वना नहीं थी, यह एक अस्पष्ट चेतावनी की तरह लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बहुत बही तात उसकी पीठ के पीछे खड़ी हो। छुट्टी से ठीक एक दिन पहले का दिन था। उस दिन की आखिरी ट्रेनिंग तटीय चट्टान पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग थी, जो सैनिकों के साहस की परीक्षा लेती थी। मौसम बहुत खराब था। अरब सागर की तेज हवाएं लगातार चल रही थीं और भूरे आसमान से हल्की बारिश हो रही थी। सीधी खज्जी चट्टान गीली काई की वजह से और भी ज्यादा फिसलन भरी हो गई थी। सिपाही अर्जुन सिंह अभी भी कंधे के दर्द को सहते हुए ट्रेनिंग में शामिल हुआ। उसने दांत भींचकर एक एक कदम, मानो चट्टान में कील ठोक रहा हो, सावधानी और दृढ़ता से चट्टान पर चलना शुरू किया। उसकी रफ्तार दूसरे साथियों से काजी धीमी थी। ऊपर से यह सब देख रहे कैप्टन विक्रम राठौर के माथे पर बल पा गए। अर्जुन की वह सतर्क चाल उसकी निगाहों में एक निराशाजनक और चिकचिकी धीमी गति के रूप में दिख रही थी। उसने अपना धैर्य खोते हुए रैपलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी उठाई। उसने खुद उसे धक्का देने का फैसला किया। कैप्टन राठौर कुशलता से रस्सी के सहारे कुछ ही पलों में अर्जुन के पास पहुंच गया थे। हवा के शोर के कारण आसपास कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चट्टान के बीच में सिर्फ दो लोग थे। कैप्टन राठौर ने अर्जुन के कान के पास जैसे कोई हरीला सांप फुसफुसाता है, ठंडी और धीमी आवाज में कहा, मैं तुझे उना सिखाता हूं हरामादे। उसके शब्द तम होते ही उसके भारी मिलिट्री बूट की नोक ने ठीक उस चट्टान की दरार को निशाना बनाया जहां अर्जुन का दाहिना पैर टिका हुआ था, और पोड़ से लात मारी। एक पल के लिए अर्जुन की आंखें अविश्वास से भरी हो गईं। संतुलन खोकर उसका शरीर हवा में झुक गया। उसकी दर्दनाक चीखते हवा के शोर में दब गई। अर्जुन का शरीर एक पंख की तरह हल्का, लेकिन एक लोहे के गोले की तरह भारी चट्टान से नीचे की तरह गिरने लगा। वह जिस जगह गिरा वहां जानवरों के दांतों की तरह थे नुकीली चट्टानें बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई थीं। एक भारी आवाज के साथ उसका शरीर हिलना बंद हो गया। चट्टान के नीचे का मंगर एक पल में भयावह हो गया। हड्डी टूटने की भयानक आवाज सबके कानों में सा सुनाई दी। ऊन के तालाब में पहे अर्जुन का दृश्य बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन कैप्टन विक्रम राठौर घबराया नहीं, बल्कि मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने तेजी से एक झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी। उसने ऊपर से नीचे की ओर होर होर से चिल्लाना शुरू किया, सिपाही अर्जुन सिंह, मैंने कितनी बार कहा था कि सुरक्षा नियमों का पालन करो, क्यों अकेले में तरनाक हरकतें करके यह सब किया? उसका अभिनय उत्तम था। उसने एक ऐसे अधिकारी का चेहरा बना लिया था जो अपने मातहत की सबसे ज्यादा चिंता करता है। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को इशारा करके उनका मुंह बंद करा दिया। उसकी ऊनी नहरों के सामने किसी ने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम लोगों ने भी देखा है ना? सिपाही अर्जुन ने खुद अपना पैर फिसलाया है। अगर किसी ने कुछ और कहा तो समझ लेना कि उसकी औजी इंदगी तुम। उसकी आवाज में एक सा धमकी थी। आखिरकार यूनिट को सौंपी गई आधिकारिक रिपोर्ट में यह लिखा गया, सिपाही अर्जुन सिंह प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक तनाव के कारण घबरा गया और नीचे उतरने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए एक तरनाक हरकत करने की कोशिश में पैर फिसलने से गिर गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जो उसकी अपनी खलती के कारण हुई। सारा सच इस तरह
कुछ पंक्तियों की झूठी रिपोर्ट के नीचे पूरी तरह से दंग हो गया। कुछ समय बाद मिलिट्री अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर अर्जुन को मुश्किल से होश आया। सैद कोट पहने एक डॉक्टर उसके बिस्तर के पास खड़ा था और बिना किसी भावना के उसकी हालत बता रहा था। तुम्हारे दाहिने पैर की पिंडली और जांघ की हड्डी के टुके टुके हो गए हैं। मेडिकल भाषा में इसे कम्युनिटेड बाथकर इंट्राइन टी लिकेमांजू फ्रैक्चर कहते हैं। लिगामेंट को भी काई नुकसान पहुंचा है, इसीलिए तुम्हें आगे कई बहे ऑपरेशन करवाने पेंगे। डॉक्टर एक पल के लिए रुका और फिर जैसे कोई मौत की सभा सुना रहा हो उसने आगे कहा, सा कहूं तो तुम्हारा पहले की तरह चल पाना बहुत मुश्किल है। न सिर्फ तुम्हारी औजी जिंदगी बल्कि तुम्हारी आगे की जिंदगी पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। डॉक्टर की बातें अर्जुन के कानों में ठीक से नहीं जा रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह से गाली हो गया था। एक सैनिक बनने का सपना, अपने पिता के नक्शेकदम पर चलकर एक गौरवशाली बेटा बनने का सपना, सब कुछ एक पल में बिखर गया था। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे एक ऐसे इंसान की गहरी अंधेरी निराशा थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। बेटे के गिरने की बर सुनकर सूबेदार मेजर राजन सिंह अगले दिन सुबह कच्छ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने एक पुराना और फीका हुआ ट्रैक सूट पहना हुआ था। उस रूप में वह बिल्कुल एक गांव से आए हुए साधारण बूढ़े पिता लग रहे थे। उन्होंने यूनिट के गेट पर पहुंचकर मुलाकात के लिए अर्जी दी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ हवा में कहा कि वह बी कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम राठौर से मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन विक्रम राठौर एक चिहे हुए चेहरे के साथ गेट पर आया। उसने सूबेदार मेजर राजन सिंह के फटे पुराने कपों को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोते हुए कहा, तो तुम हो सिपाही अर्जुन सिंह के बाप? तुम्हारी हालत देखकर समझ गया कि तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है। उसके मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द निकल रहे थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तुम्हारा बेटा इस रेजिमेंट के नाम पर एक कलंक है। इतनी कमोर हिम्मत लेकर औज में आना ही अपने आप में एक समस्या है। यह हादसा भी आखिरकार उसकी अपनी कमोरी की वजह से हुआ है। इसीलिए चुपचाप अपने बेटे को ले जाओ और यहां से धा हो जाओ। अगर और परेशान किया तो मैं मिलिट्री पुलिस को बुला लूंगा। सूबेदार मेजर राजन सिंह ने कुछ नहीं कहा। वह बस बर जैसी ठंडी नरों से कैप्टन विक्रम राठौर को देखते रहे। ठीक उसी समय ब्रिगेडियर मेजर जनरल आलोक शर्मा की सरकारी गाही यूनिट के अंदर आ रही थी। गेट से घुरते समय मेजर जनरल शर्मा ने गाही की खिड़की से सूबेदार मेजर राजन सिंह का चेहरा देखा और उनका चेहरा ऐसा हो गया मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गाही ने एक तेज आवाज के साथ अचानक ब्रेक लगाया। दरवाजा खुलते ही मेजर जनरल शर्मा लगभग कूदते हुए गाही से बाहर निकले। वह हब्बी में सूबेदार मेजर राजन सिंह के पास पहुंचे और 90 डिग्री पर झुककर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, सूबेदार मेजर साहब, जय हिंद। आप यहां इस मामूली जगह पर कैसे? अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं खुद आपको लेने आता। मुझे माफ कर दीजिए सर। उस पल जैसे दुनिया की सारी आवाहें थम गईं। कैप्टन विक्रम राठौर का घमंडी चेहरा सोएद पक गया। उसके बगल में हौस रहे लेफ्टिनेंट समीर वर्मा और हवलदार संजय पवार के मुंह खुले के खुले रह गए। जिस साधारण से दिखने वाले बूढ़े आदमी को वे अभी भिखारी कहकर भगा रहे थे, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने एक ब्रिगेड का राजा, एक 2 स्टार जनरल झुककर सलाम कर रहा था। वे इस हाहित को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कैप्टन विक्रम राठौर की दुनिया उसके पैरों के नीचे से बिखर रही थी। सूबेदार मेजर राजन सिंह ने घबराए हुए मेजर जनरल शर्मा से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने भावहीन चेहरे से बगल में सजग पर चुके कैप्टन विक्रम राठौर और उसके गुट को एक बार देखा और फिर उन्होंने मेजर जनरल शर्मा से धीमी लेकिन एक ऐसी आवाज में कहा जिसे टाला नहीं जा सकता था, मुझे तुम्हारे 3 अफसर एक हफ्ते के लिए चाहिए। मैं उन्हें पुणे के ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना चाहता हूं। उस बात पर मेजर जनरल शर्मा ने बस एक मशीन की तरह सिर हिलाया। उन्होंने कारण पूछने या मना करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उनकी आंखों के सामने खा व्यक्ति सिर्फ एक सूबेदार मेजर नहीं था। यह उस जीवित किंवदंती का आदेश था जिसने भारतीय सेना के विशेष बलों को अपने हाथों से खगा किया था। यह पहाड़ों के शेर का हुक्म था। उस दोपहर कैप्टन विक्रम राठौर, लेफ्टिनेंट समीर वर्मा
और हवलदार संजय पवार को बिना कोई कारण बताए एक मिलिट्री ट्रक में बिठाकर पुणे के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र ले जाया गया। वे जिस जगह पहुंचे वह वैसा कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। वह जगह नरक का दरवार लग रही थी। पहुंचते ही उनके कंधों पर लगे रैंक के बिल्ले बेरहमी से नोच लिए गए। चमकते हुए कैप्टन, लेफ्टिनेंट और हवलदार के रैंक मीन पर फेंक दिए गए और फिर उनके सिर के बाल पूरी तरह से मुंडवा दिए गए और उन्हें पुराने फटे हुए ट्रेनिंग के कपड़े दिए गए। उस पल से वे अक्सर या एनसीओ नहीं बल्कि सिर नंबरों से पुकारे जाने वाले बेनाम ट्रेनी थे। उनका स्वागत करने वाले प्रशिक्षक किसी भी तरह की दया नहीं जानते थे। वे सभी विशेष बलों के वे अनुभवी हवलदार मेजर थे जिन्हें सूबेदार मेजर राजन सिंह ने गुद प्रशिक्षित किया था और जिन्हें इंसानी हथियार कहा जाता था। उनकी आंखों में दया का एक अंश भी नहीं था। उनका नरक स्वागत समारोह नामक एक शारीरिक प्रशिक्षण से शुरू हुआ। अभी से अगले 6 घंटे तक बिना रुके फिजिकल ट्रेनिंग होगी। जो भी ना कहेगा वह यहां से इंदा जाने की उम्मीद छो दे। प्रशिक्षक की चीख के साथ उन्हें कीच में रेंगने, ठंडे पानी में सिर डुबोने और कंधों पर भारी लठी के लट्ठे उठाकर परेड ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया। शुरू में कैप्टन विक्रम राठौर ने एक अफसर के अहंकार के साथ टिकने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसकी सांसें फूलने लगीं। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन प्रशिक्षकों ने उसे एक पल भी आराम नहीं करने दिया। जब वह गिरता तो उसे लातें पतीं और जब वह हार मानने की कोशिश करता तो उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका जाता। वहां न तो कोई रैंक था, न मानवाधिकार और न ही कोई बहाना चलता था। वहां सिर्फ शरीर की सीमाएं थीं और उन्हें पार करने की एक दर्दनाक कोशिश थी। 6 घंटे बाद वे अब इंसानी शक्ल में नहीं थे। मिट्टी, पसीने और आंसुओं में लथपथ वे कीच भरे मैदान में गिरकर सिर हाँफ रहे थे। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही उन्हें फिर से नरक में खींच लिया गया। दूसरे और तीसरे दिन का प्रशिक्षण विशेष बलों के कुख्यात हेल वीक का एक पुनरावृत्ति था। उनके शरीर को नवंबर के ठंडे पानी में लगातार फेंका गया। हड्डियों तक घुसती ठंड से उनका शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन प्रशिक्षकों ने उन्हें पानी से बाहर नहीं निकाला। जब वे पानी से बाहर आते तो उनका इंतजार कई 100 किलो की रबर की नाव कर रही होती थी। बोट ऑन हेड वे 7 लोगों के समूह में सिर पर नाव उठाकर समुद्र तट पर दौड़ते रहे और दौड़ते रहे। नाव का वन उनकी गर्दन और कंधों को कुचल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हड्डियां टूट जाएंगी। अगर कोई एक भी थककर बैठ जाता तो प्रशिक्षकों की डांट के साथ सामूहिक जिम्मेदारी के नाम पर सबको फिर से ठंडे पानी में फेंक दिया जाता। दोपहर के भोजन के नाम पर उन्हें सिर एक ठंडा सत्त चावल का गोला मिला, वह भी उन्हें कीच में लौटते हुए खाना पा। एक इंसान के रूप में उनका सम्मान कब का थम हो चुका था। तीसरे दिन दोपहर में कैप्टन विक्रम राठौर का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। वह अब एक ट्रेनी नहीं बल्कि अपने असली रूप में लौटकर प्रशिक्षक पर चीखते हुए विरोध करने लगा। मैं भारतीय सेना का कैप्टन हूं। तुम लोग होते कौन हो मेरे साथ ऐसा करने वाले? अगर इसे तुरंत नहीं रोका तो मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन उसकी धमकी प्रशिक्षकों के लिए एक मार्क से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक प्रशिक्षक ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, यहां कोई रैंक नहीं है, सिर्फ ट्रेनी नंबर है और हमारे पास नियमों के अनुसार विरोध करने वाले ट्रेनी को सिखाने का अधिकार है। सिखाने शब्द के साथ ही प्रशिक्षकों की बेरहम लेकिन सटीक कार्रवाई शुरू हो गई। कैप्टन विक्रम राठौर एक चीख भी नहीं निकाल सका और जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे मारा या घायल नहीं किया, उन्होंने बस उसके जोहों को मोघा और संवेदनशील हिस्सों पर दबाव डालकर उसे तीव्र दर्द के साथ पूरी तरह से बेबस कर दिया। कैप्टन विक्रम राठौर ने पहली बार अपने शरीर से उस बर्दस्त औं को महसूस किया जिसके सामने उसकी अपनी तात बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। जब शरीर टूट गया तो प्रशिक्षकों ने उनके दिमाग को तोड़ना शुरू कर दिया। चौथे और 5वें दिन उन्हें सोने की इजाजत नहीं थी। यह 1 मिनट की भी नींद के बिना होने वाला प्रशिक्षण था। उन्हें घने अंधेरे में बेमतलब के काम बार बार करने पड़ते थे। उन्हें समुद्र तट के पत्थरों को एक एक करके गिनना होता, फिर उन्हें बिखेरना होता और फिर से गिनना होता। यह काम वे पूरी रात करते रहे। रेत पर अपना नाम सैकड़ों बार लिखते और लहरों के मिटाने पर फिर से लिखते रहते। तर्क और विवेक तम हो चुके थे और उनके दिमाग में सिर नींद की एक आदिम इच्छा बची थी।
उन्हें भ्रम और आवाहें सुनाई देने लगीं। लेफ्टिनेंट समीर वर्मा अचानक हौंसने लगा और हवलदार संजय पवार मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उनका घमंडी और मजबूत दिमाग धीरे धीरे खोखला हो रहा था। 5वें दिन दोपहर में जब वे थक कर रेत पर बैठे थे, एक आदमी चुपचाप उनके पास आया। वह सूबेदार मेजर राजन सिंह थे। उन्होंने ट्रेनिंग के कपड़े नहीं बल्कि अपना वही पुराना ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न तो उन्होंने मारा न ही चिल्लाया। वह बस सीने पर हाथ बांधकर उन 3 थके हारे लोगों को चुपचाप देखते रहे, लेकिन उनकी वह खामोशी किसी भी चीख या हिंसा से ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वे सब कुछ देख सकती हों, गहरी और ठंडी। उन आंखों में न तो गुस्सा था न दुख, सिर्फ एक गाली अथाह ठंडक थी। कैप्टन विक्रम राठौर ने जब उन आंखों से आंखें मिलाईं तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा ऊन जम गया हो। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो प्रशिक्षकों से पिटना था। वह नहर एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए सबसे ठंडी और भयानक नगरत थी। सूबेदार मेजर राजन सिंह कागी देर तक उन्हें चुपचाप देखते रहे और फिर जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप मुंह कर चले गए। उनका आना उनके बचे खूचे विवेक की आखिरी डोर को भी काटने वाला एक उत्तम मानसिक उत्पीन था। ट्रेनिंग का 6ठा दिन था। उन्हें एक ऐसी तटीय चट्टान पर ले जाया गया जो बिल्कुल उस जगह जैसी दिखती थी जहां अर्जुन गिरा था। नीचे निगल जाने को तैयार लहरें सैद झाग बनाती हुई दहा रही थीं और ठंडी समुद्री हवा कानों से गुर रही थी। पिछले 5 दिनों में शरीर और दिमाग से पूरी तरह टूट चुके वे तीनों बस घाली नहरों से खजे थे। तब कई दिनों में पहली बार सूबेदार मेजर राजन सिंह ने मुंह खोला। उन्होंने कैप्टन राठौर की ठुड्डी को बेरहमी से पककर उसे चट्टान के नीचे देखने पर मजबूर किया और फिर ठीक उसके कान के पास नरक की फुसफुसाहट की तरह कहा, नीचे उतरने की तैयारी कर। कैप्टन राठौर का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों में चट्टान का किनारा नहीं बल्कि अपने किए हुए गुनाह का मुंह दिख रहा था। चीखते हुए गिरते अर्जुन का आगिरी चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंध गया। नहीं, प्ली, यह मत कीजिए। वह एक बच्चे की तरह रोते हुए मीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सूबेदार मेजर राजन सिंह की आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। मेरा बेटा यहां से गिरा था, तुझे भी नीचे जाना होगा। प्रशिक्षकों ने विरोध कर रहे कैप्टन राठौर को घसीटकर चट्टान के किनारे ले गए। उसके शरीर पर बर्दस्ती रैपलिंग का सामान बांधा गया। पैरों के नीचे दर्जनों मीटर नीचे का गहरा नीला समुद्र और नुकीली चट्टानें उसे अपनी ओर बुला रही थीं। आखिरकार उसके विवेक की आखिरी डोर टूट गई। वह एक पागल की तरह चीखते हुए सब कुछ भूल करने लगा। मुझसे लती हुई, मैंने ही किया था। मैंने सिपाही अर्जुन को धक्का दिया था। मैंने उसे लात मारी थी। प्ली, मुझे इंदा छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी चीखें तर्क और विवेक से निकला हुआ बूलनामा नहीं थीं। वे चरम औं के बीच निकली एक जानवर की दर्दनाक चीत्कार थीं। उसका वह दर्दनाक बूलनामा पास खड़े एक प्रशिक्षक के सीने पर लगे एक छोटे से डिवाइस में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा था। सूबेदार मेजर राजन सिंह ने सब कुछ उगलने के बाद बेहोश होकर गिरे कैप्टन राठौर को ठंडी नूरों से देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब सारे सबूत हासिल हो चुके थे। नरक जैसे एक हत्ते का आखिरी दिन था। कैप्टन राठौर, समीर वर्मा और संजय पवार को उनकी वर्दियां वापस दे दी गईं, लेकिन ताहा स्त्री की हुई कक वर्दी उनके थके, हारे और टूटे हुए रूप से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। पिछले एक हफ्ते में वे जैसे 10 साल बूढ़े हो गए थे। उनकी आंखों में अब घमंड या चालाकी के बजाय सिर आली औ और निराशा बची थी। उन्हें फिर से मिलिट्री ट्रक में बिठाकर उनकी असली यूनिट कच्छ की 3री गोरखा राइफल्स ब्रिगेड में वापस लाया गया। जब वे परेड ग्राउंड पर उतरे तो उनका इंतजार मेजर जनरल आलोक शर्मा कर रहे थे। उनका चेहरा एक हफ्ते पहले से कहीं ज्यादा मुरझाया हुआ था। सूबेदार मेजर राजन सिंह उनके पास गए और उन्हें एक मोटा सा लिहाजा थमाया। उसके अंदर कैप्टन राठौर के बूलनामे का वीडियो, ऑडियो आयल और पिछले एक हफ्ते में सूबेदार मेजर राजन सिंह के अदृश्य नेटवर्क द्वारा इकट्ठा किए गए सारे सबूत थे। घटना को देखने वाले लेकिन डर से चुप रहे सैनिकों के नए बयान और डॉक्टर के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट के सबूत भी कुछ भी छूटा नहीं था।
सूबेदार मेजर राजन सिंह ने मेजर जनरल शर्मा की आंखों में सीधे देखते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। तुम्हारे अफसरों ने जिस सैनिक की ईद को कुचला था, अब उसे वापस दिलाना तुम्हारे हाथ में है। यह कोई अनुरोध नहीं था, यह एक आखिरी चेतावनी थी कि अब कोई मागी नहीं मिलेगी। जैसे ही सूबेदार मेजर राजन सिंह मुक्कर यूनिट से जाने लगे, परेड ग्राउंड के एक कोने में इंतजार कर रहे मिलिट्री पुलिस के जवान उन तीनों की तरबे और ठंडी हथकियां उनकी कलाइयों में पहना दी गईं। यह सब कुछ परेड ग्राउंड में इकट्ठे हुए ब्रिगेड के सभी सैनिकों के सामने हुआ। कल तक जो लोग उनके ऊपर हुकूमत करते थे, वे आज एक मुजरिम की तरह हथकियों में जखे हुए मिलिट्री पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे थे। उस चौंकाने वाले दृश्य ने सभी को एक न भूलने वाला सब सिखाया। किसी ने भी मुंह खोलने या हिलने की हिम्मत नहीं की। वे बस खामोशी से न्याय को अपनी सही जगह पाते हुए उस गंभीर और सर्द पल को देखते रहे। सैन्य अदालत की कार्रवाई 23 से हुई। सूबेदार मेजर राजन सिंह द्वारा सौंपे गए सबूत इतने साफ और पुख्ता थे कि कोई गुंजाइश नहीं बची। जब कैप्टन राठौर का बूलनामे का वीडियो कोर्ट में दिखाया गया तो दर्शकों के बीच से दबी हुई आहें निकली। झूठ बोलने वाले सैनिकों ने अपनी खलती मानते हुए सच बताया और डॉक्टर ने भी मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने की बात स्वीकार की। आखिरकार कैप्टन राठौर को गंभीर चोट पहुंचाने, पद का दुरुपयोग करने और क्रूरता सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे एक सैनिक को मिलने वाली सबसे कठोर सजा दी गई। उसे कई साल की ऐद के साथ साथ जिस गोरखा वर्दी पर उसे इतना गर्व था, उसे हमेशा के लिए उतारने का अपमानजनक डिसमिसल का आदेश दिया गया। उसके वादार लखबग्घे लेफ्टिनेंट समीर वर्मा और हवलदार संजय पवार को भी अपराध में शामिल होने और सच को छिपाने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई और औज से निकाल दिया गया। घटना का असर यहीं तत्म नहीं हुआ। अपने मातहतों को ठीक से नियंत्रित न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए मेजर जनरल आलोक शर्मा का डिमोशन कर दिया गया और उन्हें एक महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। तीसरी गोरखा राइफल्स ब्रिगेड में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बदलाव किए गए और औजी अनुशासन को फिर से स्थापित करने के लिए एक कही जांच शुरू की गई। यह घटना सेना के अंदर चुपचाप दबाई नहीं गई। पहाड़ों के शेर का गुस्सा नाम से यह कहानी गोरखा राइफल्स ही नहीं बल्कि पूरी सेना में एक अदृश्य किंवदंती की तरह फैल गई। यह उन सभी अधिकारियों के लिए एक सर्द चेतावनी बन गई जो अपने मातहतों के साथ बुरा व्यवहार करते थे कि एक अदृश्य आंख हमेशा उन्हें देख रही है। यह एक जीवित सब बन गया कि एक कमोर सिपाही के पीछे भी उसकी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा न्याय खड़ा हो सकता है। पिता के अदृश्य हाथों की बदौलत अर्जुन को सर्वोत्तम सुविधाओं वाले सेना के मुख्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के सबसे आबिल सैन्य सर्जनों ने उसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। कई बड़े ऑपरेशन सूल रहे, लेकिन उसके पैर में ठंडी धातु की रॉड और कई पैंच लग गए। असली लड़ाई तब शुरू हुई। ठीक होने की प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी। हर रात हड्डियों को काटने जैसा दर्द उसे घेर लेता और उसने अनगिनत रातें बिना सोए गुहारी। अपनी तात से करवट भी न ले पाने की लाचारी, शारीरिक दर्द से यादा उसके मन को खाए जा रही थी। उस लंबी और दर्दनाक घड़ी में पिता हमेशा अर्जुन के साथ रहे। पिता ने हिम्मत रखो या सब ठीक हो जाएगा जैसे आम और बेकार के दिलासे नहीं दिए। इसके बजाय वह चुपचाप बेटे के भीगे तौलिए बदलते और अनाही हाथों से ही सही बेटे के पैरों की मालिश करते। जिस दिन अर्जुन पहली बार पुनर्वास के लिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे और वह अपने शरीर का वन नहीं सह पा रहा था। ठीक उसी पल पिता के मजबूत और कठोर हाथ ने चुपचाप उसकी बांह को सहारा दिया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को अपनी तात से एक एक कदम बहाते हुए देखते रहे। उस आमोश समर्थन के बीच अर्जुन फिर से चलना सीख रहा था। उसके साथ सिर्फ पिता ही नहीं थे, लांस नायक रवि कुमार और दूसरे अच्छे दिल वाले साथी अपनी छुट्टियां काटकर उससे मिलने आए। वे उस उदास अस्पताल के कमरे में यूनिट की छोटी मोटी कहानियों का पिटारा खोलकर माहौल को इंदादिल बना देते थे। कौन किससे लहा, नया अफसर कैसा है, अगली ट्रेनिंग क्या है। उनकी ये सामान्य बातें अर्जुन को यह एहसास कराती थीं कि वह अकेला नहीं है। यह सच्ची दोस्ती थी जिसे न तो पैसे से और न ही किसी तांत से रीदा जा सकता था। समय बीता और अर्जुन को यह अंतिम फैसला सुनाया गया कि वह अब एक सैनिक के रूप में सेवा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति कोई अपमानजनक बर्खास्तगी नहीं थी।
उसे अन्याय के सामने न झुकने और अंत तक लड़ने के साहस के लिए यूनिट कमांडर के प्रशस्ति पत्र के साथ सभी की तालियों के बीच सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त किया गया। उसका सारा दुख धुल गया था और कुचली हुई इत्त अपनी जगह वापस आ गई थी। उस घटना के 1 साल बाद एक शांत सुबह पुणे के एक समुद्र तट पर 2 बाप बेटे साथ साथ जॉगिंग कर रहे थे। बेटे अर्जुन की चाल अभी भी थोड़ी लखगा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब निराशा की कोई छाया नहीं थी। उसके पैर पर बचा हुआ निशान अब हार का प्रतीक नहीं था, यह दर्द को हराकर इंदा रहने वाले का एक पदक था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद सांस लेते हुए अर्जुन ने अपने बगल में खी पिता को देखकर धीरे से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना रास्ता मिल गया है। उसने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह दर्द से घूरे हैं। मैंने अपने दर्दनाक अनुभव के आधार पर दूसरे लोगों को फिर से खड़े होने में मदद करने के लिए एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनने का फैसला किया है। उस बात पर पूरी जिंदगी कठोर और मजबूत दिखने वाले पिता सूबेदार मेजर राजन सिंह बस प्यार से मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और धीरे से कहा, बहुत अच्छा फैसला है अर्जुन, तू हमेशा से मेरे लिए गर्व का कारण रहा है। दोनों ने चुपचाप क्षितिज पर उगते हुए लाल सूरज को एक साथ देखा। उनकी लंबी और ठंडी सर्दियां कम हो चुकी थीं और अब एक नई सुबह हो रही थी। समुद्र ने आखिरकार पूरी शांति पा ली थी। आपको आज सुनाई गई कहानी कैसी लगी? कृपया अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें। हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा अच्छी कहानियां साथ रहें। धन्यवाद।